अच्छा जी, पेरिकार्डाइटिस दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, पेरिकार्डियम और आइटिस। आइटिस मीन इन्फ्लेमेशन और पेरिकार्डियम मीन पेरिकार्डियम। यानी पेरिकार्डियम है क्या, जो हार्ट के अराउंड जो एक सैक लाइक वॉल है उसको हमने पेरिकार्डियम कहना। तो इंट्रोडक्शन में कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम। अब पेरी को हम आगे इसका वर्ड ब्रेक डाउन करें ना, तो ये कॉम्बिनेशन है तीन वर्ड्स का। पेरी मतलब अराउंड, साइडों पे, जैसे पेरीफ्री से इधर कहते हैं कि ये स्टूडेंट पेरीफ्री से हैं, यानी पंजाब से परे परे से है ना, अराउंड। पेरी का मतलब अराउंड, कार्डियम हार्ट, IUM का मतलब है स्ट्रक्चर, यानी वो स्ट्रक्चर जो हार्ट के अराउंड प्रेजेंट है। तो यहाँ हम देखते हैं है क्या, तो ये हमारे पास हार्ट पड़ा हुआ है, सही है, ये इसकी वेसल्स निकल रही हैं। अब सिंपलीफाई मैंने किया हुआ है, बाहर से आप देखें ना तो पहली लेयर है फाइब्रस लेयर, ये फाइब्रस लेयर, उसके अंदर वाली लेयर है पेराइटल, और फिर है एपिकार्डियम या विजरल लेयर, फिर ये वाली मायोकार्डियम। मायोकार्डियम मतलब जो हार्ट है, ये रेड रेड है ना, तो ये मसल रेड होता है। तो एंड वाली है जो अंदर सबसे है एंडोकार्डियम, एंडो मतलब अंदर, ठीक है। ये नीचे डायफ्राम का सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम पड़ा हुआ है। अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी में चेक करते हैं कि ये पेरिकार्डियम आउटर फाइब्रस और अंदर वाली सीरस लेयर से बनी हुई, ये फाइब्रस है और अंदर वाली ये सीरस। अब सीरस दो में डिवाइडेड है, सीरस पेरिकार्डियम है पेराइटल में, पेराइटल बाहर वाली और विजरल अंदर वाली। ये देखिए, ये है बाहर वाली पेराइटल और ये अंदर वाली है विजरल। विजरल का दूसरा नाम एपिकार्डियम है, और इन दोनों के दरमियान ये हमारे पास फ्लूइड पड़ा हुआ है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। अब इसका नॉर्मली फंक्शन ये है कि ये फ्रिक्शन को कम करेगा। अब जैसे हार्ट है ऐसे ऐसे बीट करेगा ना, तो जैसे हार्ट की बीट को ये यहाँ से फ्रिक्शन कम कर देगा ताकि कोई डैमेज ना हो सके। अब होता क्या है कि कोई ना कोई सिस्टमिक या लोकल इन्फ्लेमेशन है, सिस्टमिक मतलब पूरे सिस्टम में फैली हुई है, जैसे कोई इन्फेक्शन आ गया सारे बॉडी में फैल गया। लोकलाइज वो है जो सिर्फ इसी जगह फैला हुआ है, तो इससे इन्फ्लेमेशन होगी, इस इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा, इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन होगा। तो इन्फ्लेमेशन में क्या होगा कि न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट आ जाएंगे बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए, डन। तो यहाँ इन्फिल्ट्रेशन हो गई। अब इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड यहाँ पे बन गया, पहले फ्लूइड था अब ज्यादा हो गया, इसको हमने बोलना है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। इफ्यूजन का मतलब है फ्लूइड आ जाना, सही है। अब ये जो यहाँ पे फ्लूइड आ गया है एक्स्ट्रा, पहले तो था ना थोड़ा सा, अब इन्फेक्शन हुआ और इन्फिल्ट्रेशन हो गई, न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट आ गए। अब ये जो फ्लूइड है ये डिफरेंट किस्म का हो सकता है। यहाँ हो सकता है फाइब्रिनोजेनस, मतलब उसमें इसकी फाइब्रिनोजेनस हो जाए। सीरस हो सकता है, सीरस का मतलब जैसे नॉर्मली जैसे म्यूकस होता है ना वैसे, और हेमरेजिक हो सकता है, यानी इसमें ब्लड भी आ सकता है। और लास्ट वाला प्यूरुलेंट, मतलब इसमें पस भी पड़ी हो सकती है, सही है। अच्छा, अगर परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन रह रही है कि भाई ये जो पेरिकार्डियम की ये है ये परसिस्टेंट इसकी इन्फ्लेमेशन है, तो क्या हो सकता है, अगर इसका लार्ज वॉल्यूम एक्युमुलेशन हो गया है अराउंड इसके फ्लूइड की, यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लूइड जहाँ पे इकट्ठा हो गया है, तो क्या करेगा, साइडों से प्रेशर डालेगा, क्योंकि फ्लूइड है तो हार्ट पे प्रेशर आएगा। तो इसी हार्ट पे प्रेशर को कार्डियक टेम्पोनेट बोलते हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशन है। टेम्पोनेट का लफ्ज़ी मतलब है ब्लॉक और स्टॉप द फ्लो, मतलब जो हार्ट को ब्लॉक कर देगा, कंप्रेस कर देगा, ठीक है। अगर परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन रहेगी ना, जैसे मतलब सालों से इन्फ्लेमेशन पड़ी हुई है, पेरिकार्डाइटिस है, यहाँ ज़्यादा देर रहेगा, तो फाइब्रोसिस हो सकती है और एडहेशन हो सकते हैं। अब हम देखेंगे इसकी इटियोलॉजीज, यानी इसकी कॉज और ओरिजिन, कि ये हमारे पास होता क्यों है, इसकी इन्फ्लेमेशन भैया क्यों हो रही है, सही है। अच्छा, अब हम जनरल से व्यू पढ़ेंगे, आगे हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। इन्फेक्शन हो सकता है, मोस्ट कॉमनली वायरल होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि सबसे कॉमन कॉज क्या है पेरिकार्डाइटिस की, दैट इज वायरस। बैक्टीरियल बी हो सकता है रेयर केसेस में, इट्राजेनिक हो सकता है, जैसे कोई सर्जरी हुई, ट्रॉमा हुआ, रेडिएशन थेरेपी हुई या कोई ड्रग्स वगैरह लिए। कनेक्टिव टिश्यू की कोई डिजीज हो सकती है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस यानी SLE, सिस्टमिक ल्यूपस। इन दोनों डिजीज में क्या होगा, ऑटोइम्यूनिटी है। ऑटोइम्यूनिटी में क्या होगा, अपनी ही बॉडी पे हमला हो जाएगा, हमला वजन इस केस में पेरिकार्डियम पे हो गया है और इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। अगला है कार्डियक, कोई ना कोई कार्डियक इसकी इशू होगा। कार्डियक में क्या होता है, ड्रेसलर सिंड्रोम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कि भाई एक बंदे को हार्ट अटैक हुआ, उसके 1 से 6 हफ्ते बाद, सही है, पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है कि मुझे 3 हफ्ते हो गए, मुझे हार्ट अटैक हुआ था, अब मुझे पेरिकार्डियम है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसको हमने बोलना है ड्रेसलर सिंड्रोम। और इसके पीछे कॉज क्या है, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अगली इसकी जो कॉज हो सकती है वो है यूरेमिक, मतलब सीरम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल ज़्यादा है 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से, तो ये भी चांसेस ज़्यादा कर देता है कि उस बंदे को
इन्फ्लेमेशन हो जाए पेरिकार्डियम की, ठीक है। बट ये प्रोपोर्शनेट नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है ऐसे नहीं होगा कि जितनी ज़्यादा हमारे पास ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होगी उतने ही चांसेस ज़्यादा होंगे, ऐसे नहीं है, रैंडम है। कई दफ़ा होता है कि ये जो बन है वो 200 से भी ज़्यादा होता है, लेकिन बंदे को पेरिकार्डाइटिस नहीं होता। ये कोई ऐसा को प्रोपोर्शनेट नहीं है, ठीक है। अगली चीज़ है मेलिग्नेंसी, कि भाई लंग कैंसर हुआ, ब्रेस्ट कैंसर हुआ या कोई हॉजकिन लिम्फोमा हुआ, तो क्या हुआ, वहाँ से मेटास्टेसिस उठ के आ गया यहाँ पे, है ना, कैंसर उठ के आगे, उसके सेल आगे, उससे भी पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। अगली चीज़ हम देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन, जो हम इसकी एटियोलॉजीज पढ़ के आ चुके हैं ना, इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। वायरल पेरिकार्डाइटिस मोस्ट कॉमन बता चुका हूं मैं पहले। अब कौन कौन से वायरस हैं जो ये कॉज करवा सकते हैं? कोक्सेकी वायरस, इको वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस और एडिनोवायरस। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने ज़रूर याद रखने हैं, सही है। अच्छा, अगर वायरस होगा तो सिर्फ पेरिकार्डाइटिस होगा? नहीं, जो वायरस की अपनी डिसीज़ है वो भी होगी। जैसे वायरस में क्या होता है कि फीवर होगा, मलेरिया होगा, उसको रेस्पिरेटरी सिम्टम आएंगे। जैसे ये इन्फ्लुएंजा वायरस है तो भाई जाहिर है इन्फ्लुएंजा फ्लू होगा और सिम्टम कफ वगैरह होगी, सही है। जीएटी, ये डिपेंड करता है कि वायरस है कौन सा, मतलब उसको पेरिकार्डाइटिस भी है, साथ में वायरस की सिम्टम भी हैं, सही है। अच्छा, अगला है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मतलब है कि भैया हमें इसकी कॉज का नहीं पता, नॉट नोन, मे बी वायरल। ऐसे वायरस हो सकते हैं जो अभी तक हमने डिस्कवर ही नहीं किए। ऑटोइम्यून, एसएलई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्क्लेरोडर्मा पढ़ चुके हैं, यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस, अक्यूट और क्रोनरी और BUN लेवल वेरिएबल है, जैसे मैं पहले बता चुका हूं आपको। सो ये पेरी इन्फेक्शन, ये न्यू चीज आई है। पेरी इन्फेक्शन का मतलब है कि हार्ट अटैक हुआ उसके फौरन बाद हो जाए। इसमें तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि जो 1 से 6 हफ्ते बाद, लेकिन ये विद इन 4 डेज है। अगर 4 दिन के अंदर अंदर बंदा बोले जी मुझे 3 दिन पहले हार्ट अटैक हुआ था, ऑब्वियसली वो हॉस्पिटल में होगा। अगर उसको पेरिकार्डियम भी हो गया है तो उसकी कॉज क्या है? पेरी इन्फेक्शन। अगला है पोस्ट कार्डियक इंजरी सिंड्रोम, वही जो हम पढ़ चुके हैं, वीक्स टू मंथ, MI, सर्जरी, प्रोसीजर, ड्रेसलर सिंड्रोम डिटेल से पढ़ चुके हैं। बंदे ने सर्जरी करवाई या कोई प्रोसीजर कराया, जैसे उसने भाई कहता है मुझे हार्ट अटैक हुआ था, मैंने एंजियोग्राफी करवाई, है ना, या कोई सर्जरी करवाई, मैंने बाईपास कराया, है ना, कैबेज क्रोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, उसमें उसके बाद भी हो सकता है। अगला है बैक्टीरियल और फंगल। हमने बोला था कि मोस्ट कॉमनली क्या होता है? वायरल, बट बैक्टीरियल और फंगल भी हो सकता है। अब बैक्टीरिया कौन कौन से होंगे? पहले नंबर पे है टीबी। एंडेमिक एरिया, जो एरियाज हैं ना एंडेमिक, जैसे पाकिस्तान है या इंडिया है, जिन इलाकों में टीबी ज़्यादा होता है उनमें चांसेस होता है कि उस बंदे को पेरिकार्डाइटिस भी हो जाए। और फंगस में हिस्टोप्लाज्मोसिस और कोक्सीडियोमाइकोसिस रेयरली कॉज करवा सकते हैं, ठीक है। मैलिग्नेंट में हम देख चुके हैं रेडिएशन थेरापी डेज टू वीक्स के बाद। अच्छा, अगर बंदे को था कैंसर, उसने करवाई रेडिएशन थेरापी, ठीक है, कैंसर को मारने के लिए रेडिएशन उस पर डाली। अब क्या हुआ कि पेशेंट प्रेजेंट करेगा कुछ दिनों बाद से लेके हफ्तों तक, तो उसको पेरिकार्डियम हो सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, आपने अच्छी तरह इसको याद करना है, सही है। अच्छा, पेरिकार्डाइटिस भैया है क्या? हम पीछे सब कुछ पढ़ चुके हैं। इसमें होता क्या है? आप क्लिनिक में बैठे हुए हैं, क्लिनिक, तो पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा? सबसे पहली चीज है चेस्ट पेन, उसके सीने में दर्द होगी। 95% से ज्यादा केसेस में पेशेंट को होगी, मतलब ये तो पक्का साइन है कि पेशेंट प्रेजेंट करेगा कि भैया मुझे ना दर्द हो रही है सीने में, चेस्ट में। अब ये किस तरह की दर्द होगी? ये होगी शार्प, सख्त किस्म की, तेज किस्म की होगी, है ना, प्लूराइटिक होगी, जैसे प्लूरा की दर्द होती है, और सबस्टर्नम होगी, जैसे ये स्टर्नम पड़ी हुई है ना अगर, तो स्टर्नम के नीचे यहाँ पेशेंट बोलेगा मुझे यहाँ पे दर्द है, ठीक है। अच्छा, अगली चीज है वर्सन बाय इंस्पिरेशन। पेशेंट सांस लेगा तो ये दर्द ज्यादा होगी। यही इस चीज को इसको ना करवाती है डिफरेंशिएट फ्रॉम मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब हार्ट अटैक हो तो उसमें भी सीने में दर्द होती है, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो यही चीज़ है इंस्पिरेशन। आई स्टिल रिमेंबर कि महीना पहले ना मैं अपने मामू को लेके गया, उनको 3 वेसल डिजीज है, उनको हार्ट का इशू है। तो डॉक्टर साहब ने, हमने अपॉइंटमेंट ली, आधा घंटा वेट करने के बाद जब हम अंदर गए, साथ मैं भी था, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि सर ना उसकी ऑस्कल्टेशन कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं, मामू मेरे को कह रहे हैं भाई लंबा सांस लो। तो वो बेसिकली डिफरेंशिएट कर रहे थे कार्डाइटिस को और MI को, सही है। तो इसमें होता क्या है ना, इंस्पिरेशन से ज्यादा होती है। क्यों वर्सन होती है? क्योंकि जब हम इंस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, तो वीनस रिटर्न बढ़ जाता है, ठीक है। अब वीनस रिटर्न बनेगा तो मतलब हार्ट में ज्यादा ब्लड आ जाएगा, है ना।
अब ज़्यादा ब्लड आ जाएगा तो हार्ट ऐसे क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा, मतलब हार्ट ज़्यादा ब्लड आ गया तो अब हार्ट को कार्डियक मोबिलिटी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ज़्यादा तेज़ी से ऐसे सुकड़ना होगा। तो क्या होगा कि इससे जो पेरिकार्डियम जो पहले से बेचारी इन्फ्लेम पड़ी हुई है उसकी आपस में रब होगी, जिसकी वजह से बंदा जब सांस लेगा वीनस रिटर्न बढ़ा, कार्डियक मोटिलिटी बढ़ी और फ्रिक्शन बढ़ी और उसको पेन ज़्यादा हो गई। अब हम देखते हैं कि वीनस रिटर्न कैसे बढ़ता है, कि मैंने सांस ली, लंबा सांस लेने से वीनस रिटर्न क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जब आप सांस लेते हैं ये लंग्स पड़े हुए हैं, ये हमारे पास हार्ट पड़ा हुआ है और ये उसकी वेना की आवाज आ रही है जो ब्लड वापस लेके जा रही है। अब मैंने सांस लंबा लिया तो बेसिकली मेरा डायफ्राम ये पड़ा हुआ है नीचे हुआ, यहाँ पे हो गया प्रेशर कम हो गया प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेशर कम होगा तो वॉल जो है थोड़ी सी डायलेट कर जाएगी, तो नीचे से ज्यादा ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यही वजह है कि जब आप सांस लेते हैं यहाँ पे इंट्राथोरेसिक प्रेशर कम हुआ, यहाँ पे जो इसके अंदर प्रेशर है वो बाहर की तरफ आया, वीनस रिटर्न ज्यादा हो गया ऊपर की तरफ, इसमें ब्लड ज्यादा आ गया तो वही चीज आ गई। अब कह रहा है वर्सन बाय लाइंग फ्लैट, जब बंदा को उसको बोलेंगे भाई लेटो तब भी उसको दर्द होगी, क्यों होगी, क्योंकि जब बंदा नॉर्मली जब खड़ा था इंसान तो ब्लड तो सारा नीचे जाएगा ना ग्रेविटी की वजह से, अब जो लेटा हुआ है तो ग्रेविटी कम हो गई और वीनस रिटर्न फिर बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि अब तो कोई चीज़ है नहीं ग्रेविटी जो उसको नीचे की तरफ खींच रही पाँव की तरफ, तो यही वीनस रिटर्न बढ़ेगा, कार्डियक मोटिलिटी बढ़ेगी और फ्रिक्शन की वजह से ज़्यादा उसको पेन होगी। रिलीव्ड बाय सिटिंग फॉरवर्ड, वही बंदा जब आगे की तरफ झुकेगा तो उसकी दर्द कम हो जाएगी क्योंकि वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, सेम इसका ओल्ड प्रोसेस। ओवरऑल चेस्ट पेन में पढ़ा हमने कि 95% से ज़्यादा केसेस में पेन तो होगी। कैसी होगी, शार्प होगी, प्लोराटिक होगी, सबस्टर्नल होगी, वर्सन बाय इंस्पिरेशन, लाइंग फ्लैट, और रिलीव होगा, उसको थोड़ी सी राहत महसूस होगी सेटिंग फॉरवर्ड से। अगली चीज है फीवर। फीवर क्यों होगा भैया, इन्फ्लेमेशन है तो फीवर तो होगा, है ना। जब भी इन्फ्लेमेशन होगी तो चांसेस हैं कि इसको फीवर हो जाए, बट लो ग्रेड फीवर होगा। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब मतलब फ्रिक्शन की वजह से कोई रब होने की वजह से, फ्रिक्शन की रब होने की वजह से कोई आवाज़ आ रही है, जब आप स्टेथोस्कोप की मदद से उसको सुनेंगे, आप कानों में स्टेथ लगाएंगे और यहाँ से सुनेंगे तो आपको आवाज़ आएगी, किस तरह की आएगी, हाई फ्रीक्वेंसी की आएगी। ग्रेटिंग, लेदरी, अच्छा लेदरी मतलब जैसे आपको लेदर का हो ना जैकेट हो तो आप उस पर ऐसे ऐसे स्क्रैच करें, उसको ऐसे खारिज करें, है ना, ऐसे मलें, फ्रिक्शन रब करें तो जिस तरह की आवाज़ आएगी सेम उसी तरह की आवाज़ पेरिकार्डिटिस वाले पेशेंट के ऑस्कल्टेशन पे आती है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे भी आएगी, वेंट्रिकुलर डायस्टोल पे भी आएगी और एट्रियल सिस्टोल पे आएगी, बट एट्रियल डायस्टोल पे नहीं आएगी। बस ये आप ये रख लें कि एट्रियल डायस्टोल पे नहीं आएगी। किस तरह की है, जैसे ऐसे रब करते हैं लेदर पे कोई चीज़, है ना, इस तरह की आवाज़ होगी। और कहाँ पे आएगी, लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, ये हमारे पास स्टर्नम है, इसके लेफ्ट साइड ये हुई तो यहाँ पे हमें ज़्यादा करके आएगी। तीन चीज़ें हो गई, चेस्ट पेन हो गई, फीवर हो गया और ऑस्कल्टेशन पे पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब आ गई। चौथी चीज़ है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। इफ्यूजन का मतलब है कि पेरिकार्डियम में पानी आ गया है। अब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई, यहाँ पे ज़्यादा पेरिकार्डियल फ्लूइड आ गया तो ये क्या करेगा, हार्ट पे बाहर से प्रेशर लगाएगा, जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, उसे कार्डियक टेम्पोनेट बोलना है, सही है। इसमें क्या होगा, हाइपोटेंशन होगी, टैकीकार्डिया होगा। हाइपोटेंशन क्यों होगी कि इस पर भैया साइडों पे हार्ट पे प्रेशर आ रहा है तो हार्ट तो बेचारा अच्छी तरह से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा कि हाइपोटेंशन हो जाएगी, ब्लड बाहर कम आएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, टैकीकार्डिया होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी। अब हमने डायग्नोसिस कैसे करना है, पेशेंट तो इनसे प्रेजेंट कर गया तो आपको कैसे पता चलेगा। सबसे पहले है क्लिनिकल इवैल्यूएशन। क्लिनिकल इवैल्यूएशन का मतलब है कि आप क्लिनिक में बैठे जो इवैल्यूएट करते हैं, मतलब इसमें कोई टेस्ट वेस्ट नहीं होने हैं, सिर्फ आपने देखना है, डॉक्टर का काम ये वाला है, ये टेस्ट में बाद में वो देखेगा, ठीक है। इसमें यहाँ आप हिस्ट्री ले सकते हैं या आप उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो हिस्ट्री में आप उससे पूछेंगे कि आपको पेन किस तरह की है, ये शार्प, प्लोराटिक, सबस्टर्नल, है ना, इसके कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेंगे। और फिजिकल एग्जामिनेशन में आप उसका फीवर चेक करेंगे, आप क्या करेंगे, पोजिशनल एग्जर्बेशन चेक करेंगे कि उसको बोलेंगे लंबा सांस लो, दर्द ज़्यादा तो नहीं होती, ये लाइंग फ्लैट, ये चीज़ें करेंगे, ठीक है। अगली है एसोसिएट सिम्टम, वो चेक कर लेंगे, ये आप फिजिकल एग्जामिनेशन में कर लेंगे। उसके बाद आपने कहना है कि सर ईसीजी करवा के आए कमरा नंबर फलां से, अगर आपके पास है, आपका प्राइवेट क्लिनिक है तो आप वहीं पर करवा लेंगे। वो पेशेंट ईसीजी करवा के आया, वहाँ पे उसको मिलेगा एसटी सेगमेंट एलिवेशन। जो ईसीजी पे एसटी सेगमेंट है वो एलिवेटेड होगा, मैं इसकी पिक्चर भी साथ ऐड कर दूंगा। और पीआर सेगमेंट डिप्रेस मिलेगा, ठीक है। एसटी एलिवेशन, एसटी ऊपर और डिफ्यूजली होगा, सिर्फ एक ईसीजी के एक पॉइंट पे नहीं होगा, मतलब V1 V2 कईयों पे हो सकता है, डिफ्यूजली हो सकता है।
अगला है चेस्ट एक्सरे। नॉर्मली ऑफन अनरिमार्केबल, को ऐसा कुछ चीज़ अक्सर औकात आती नहीं है चेस्ट एक्सरे पे, बट मे बी शो कार्डियोमेगाली, हार्ट कार्डियोमेगाली शो कर सकता है, लेकिन नॉर्मली नहीं आती, हम इसलिए ऐसा करवाते भी कम ही हैं। अगली है इकोकार्डियोग्राफी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप उसकी इको करवाएंगे तो पेरिकार्डियल एफ्यूजन आएगी ऑब्वियसली। अगर वहां पे हुई है, पानी ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, तो इको से उसका पता चल जाएगा। अगला है लेबोरेटरी। क्या आप बोलेंगे कि सर ये लेबोरेटरी में ना टेस्ट भी करवा के हैं, कौन कौन से? एक CRP और ESR, ल्यूकोसाइटोसिस CBC करवा के है ना, CBC करवाओ और साथ में ये 2 टेस्ट करवाओ। इस पे आपको पता चलेगा कि ये तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर हैं कि इन्फ्लेमेशन तो नहीं हुई, इससे आपको और श्योरिटी हो जाएगी। अगली चीज़ है मैनेजमेंट, कि भैया आपको पता चल गया, अब आपने पेशेंट को मैनेज कैसे करना है। अगर तो वो वायरस की वजह से हुआ था या इडियोपैथिक था, तो आपने कॉलकीसीन प्लस NSAID चला देनी है, क्योंकि उसको पेन हो रही है ना चेस्ट में पेन, वो भी इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी चला देनी है। ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है और ये भी है। आइबुप्रोफेन भी चला सकते हैं और एस्पिरिन भी। जो इंडोमेथासिन है ये भी एंटी NSAID है, बट हम स्टार्ट पे नहीं चलाते क्योंकि इसके एडवर्स इफेक्ट आते हैं AE। सही है। अगर पहला ट्रीटमेंट फेल हो गया है, दम हम इनइफेक्टिव इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद हम ये यूज़ कर सकते हैं। अगला है NSAID कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अच्छा, डाइक्लोफेनिक मशहूर ज़माना NSAID, इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है कि भाई रीनल फेलियर, गुर्दे ख़राब हो गए हैं, गुर्दे उसके, यहाँ वो लेट प्रेगनेंसी में है, फीमेल को चल रहा है सपोज 37 वीक है ना, तो उसमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। तो अब आप क्या करेंगे, तब अगर फीमेल प्रेजेंट कर जाती है कि उसको पेरिकार्डाइटिस है, तब आप क्या करेंगे, तब आप स्टीरॉयड चलाएंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। लोएस्ट इफेक्टिव डोज चलानी है, क्योंकि स्टीरॉयड के ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होते हैं, इसलिए आपने हद्दुल इम्कान कम से कम डोज चलानी है। अगर वो बंदा है पेरी इन्फेक्शन, यानी हार्ट अटैक के बाद उसको हुआ है, तो हमने साथ एस्पिरिन ऐड करनी है और साथ वही कॉलकीसीन। बैक्टीरियल मैलिग्नेंट है, अगर मैलिग्नेंट है जैसे कैंसर था कोई, वो वहाँ पे आ गया, तो अब हमने उसको ट्रीट करना है ना, ये तो देनी है, साथ में उस अंडरलाइन कॉज को भी ट्रीट करना है। रेस्ट करवानी है, अवॉइड स्ट्रेंटस फिजिकल एक्टिविटी। क्यों? उसको ये नहीं बोलना कि आप काम करो, क्योंकि जब वो काम करेगा तो हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, पंपिंग ज़्यादा होगी तो हार्ट पे रबिंग ज़्यादा होगी और ज़्यादा पेन होगी, इसलिए आपने बोलना है कि भैया आप रेस्ट करो। अगर मैंने कुछ नहीं करवाया तो पेशेंट है तो पेशेंट को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। सबसे पहले है कार्डियक टेम्पोनेट, वही जो हम पढ़ के आ चुके हैं, साइडों पे फ्लूइड ज़्यादा आएगा, वो हार्ट को प्रेस करेगा है ना, ब्लॉकेज और कंप्रेशन ड्यू टू द प्रेशर, ये कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। रिकरेंट पेरिकार्डाइटिस, अगर इलाज नहीं किया तो दोबारा आ सकता है, और कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस उसको हो सकता है, ये आपने याद रख लेना है। प्रोग्नोसिस मतलब कि कितना इसका फ़ायदा होगा, कितने चांसेस हैं कि बंदा ठीक हो जाएगा। कहते नहीं है डॉक्टर साहब मुझे ये बताएंगे मैं ठीक हो जाऊँगा कि नहीं, तो ये चीज़ है। अगर तो वो वायरस की वजह से है या इडियोपैथिक है जिसका हमें नहीं पता, तो जनरली इसका अच्छा होता है प्रोग्नोसिस, मतलब बंदा ठीक हो जाता है। अगर कॉज है नॉन वायरल, जैसे भाई बंदे को तो ये थी मैलिग्नेंसी थी, कोई कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर था, तो हम कह नहीं सकते कि उसका अच्छा प्रोग्नोसिस होगा, मतलब इसका पुअर प्रोग्नोसिस होगा। और कार्डियक टेम्पोनेट, अच्छा अगर कार्डियक टेम्पोनेट हो चुका है फिर भी पुअर होगा, ठीक है। अच्छा हम जल्दी से इसको समराइज कर लेते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समराइज किया जाए। पेरिकार्डाइटिस है क्या? इंट्रोडक्शन में कह रहे हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम मैंने आपको बताया कि फाइब्रस लेयर बाहर वाली है, अंदर वाली सीरस है। सीरस के 2 पार्ट हैं, पेराइटल और विसरल। विसरल का नाम एपिकार्डियम। इन दोनों के दरमियान जो फ्लूइड है इसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहना है। पैथोफिजियोलॉजी में यही कह रहा है कि नॉर्मली इसका काम फ्रिक्शन से बचाना होता है। जब इन्फ्लेमेशन होगी तो इन्फिल्ट्रेशन आएगा और फ्लूइड बढ़ जाएगा। फ्लूइड किसी किस्म का भी हो सकता है, ठीक है। एटियोलॉजीज में हमने इसकी कॉजेज पढ़ी, यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल से क्लासिफिकेशन में पढ़ ली कि यहाँ वायरल हो सकता है, मोस्ट कॉमनली वायरल होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना है, ठीक है। इडियोपैथिक हो सकता है, ऑटोइम्यून एसएल ये हो सकता है, यूरेमिक पेरी इन्फेक्शन हार्ट अटैक के बाद आ सकता है, ठीक है। पोस्ट कार्डिक इंजरी हो सकती है, बैक्टीरियल फंगल रेयर केसेस में ये भी हो सकते हैं, मैलिग्नेंट हो सकता है, ठीक है। रेडिएशन थेरापी के बाद भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट। चेस्ट पेन होगी, किस तरह की होगी? 95% केसेस में होगी शार्प प्लूराइटिक सबस्टेरनल होगी, इंस्पिरेशन से लाइन फ्लैट से ज़्यादा होगी, जबकि वो आगे झुकने से कम होगी। फीवर होगा लो ग्रेड, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब होगी, और क्या होगा? पेरिकार्डियल फ्यूजन आएगी। डायग्नोसिस आपने क्लिनिकल इवैल्यूएशन कर लिया, उसके बाद आपने ईसीजी करवानी है। ईसीजी पे एसटी सेगमेंट एलिवेट आएगा और डिफ्यूजली, और पीआर सेगमेंट डिप्रेस होगा। चेस्ट एक्सरे ऐसा कुछ आता नहीं है। इको पे भैया फ्यूजन आ सकती है, ऑब्वियसली आएगी। लेबोरेटरी पे आपने ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर करवा लेने हैं ताकि पता चल जाए। मैनेजमेंट में क्या करना है? वायरल है तो कॉलकीसीन प्लस NSAID, ताकि उसकी दर्द बेचारे की कम हो इन्फ्लेमेशन की वजह से।
जिनमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है उनमें आपने स्टीरॉइड चला देने हैं, और अगर कोई हार्ट अटैक के बाद आया है तो उसको साथ में एस्प्रिन भी देनी है ताकि उसका खून पतला हो। अगर बैक्टीरियल या कोमैलिग्नेंट है तो आपने जो उसकी कॉज है उसको रीड करना है। कॉम्प्लिकेशन कार्डियक टेम्पोनेट हो सकता है, रिकरेंट पेरिकार्डिटिस और कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस। प्रोग्नोसिस अगर वायरल है तो अच्छा होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। दैट्स इट।